नेत्रों को कोमलता से बंद करेंगे, मन को चारों तरफ से भीतर की ओर लेकर आएंगे। एक बार प्रणव ध्वनि ओम। सर्वप्रथम परम पिता परमेश्वर को प्रणाम, माता पिता को प्रणाम, गुरुओं को आचार्यों को प्रणाम, आप सभी के माता पिता को प्रणाम, आप सभी के गुरुओं को आचार्यों को प्रणाम, आप सभी को मेरा प्रणाम। ओम नमस्ते जी। माता पिता और बच्चों के संबंध के बारे में जानते हुए हमने अभी पीछे ये जाना कि डिसिप्लिन बनाना बहुत आवश्यक है। डिसिप्लिन एक ऐसी चाबी है जिससे ताला खुल भी सकता है और बंद भी हो सकता है। यानी डिसिप्लिन हेल्पफुल भी है तो अनहेल्पफुल भी है। डिसिप्लिन का मतलब केवल थप्पड़ विधि नहीं है। अगर थप्पड़ विधि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ठीक नहीं कर सकते, कंप्यूटर, स्टीरियो ऐसे जटिल इंस्ट्रूमेंट्स को ठीक नहीं कर सकते, वहाँ स्किल और नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, तो ये थप्पड़ विधि ओरिजिनल इंटेलिजेंस, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और जटिल होती है, उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो हमें ये समझ में आया कि जो डिसिप्लिन है वो हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन तब जब हम उसका सही प्रयोग, सही उपयोग करेंगे। हम बच्चे के व्यवहार पर नहीं बल्कि उसके पीछे छिपी गहरी भावना, गहरी इच्छा पर ध्यान देंगे। हम लिमिटेशंस भी लगाएंगे, लेकिन वो लिमिटेशंस इस बात को ध्यान में रखते हुए होंगे कि बच्चे का सेल्फ, बच्चे का कॉन्फिडेंस कैसे सुरक्षित रह सकता है। हमने ये भी समझा और हमने ये बात की कि डिसिप्लिन को इस तरह से नियुक्त किया जाए कि हम पहले उसे बच्चे पर लागू करते हैं, लेकिन बाद में बच्चे खुद उसे स्वीकार करते हैं, खुद अपने डिसिप्लिन तैयार करते हैं और उसमें रहते हैं। और ये संभव कैसे हो सकता है? ये संभव हो सकता है, इसके बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से कुछ एक आध तरीके मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक माँ के लिए सबसे बुरी बात यह होती है कि उसके बच्चे आपस में लड़ते हैं। हाँ जी, बहुत बुरा लगता है ना एक माँ को कि वो घर संभाले, अगर कामकाजी है तो बाहर भी संभाले, परिवार भी संभाले और फिर लड़ते हुए बच्चों को भी संभाले। तो एक माँ के लिए सबसे बुरी स्थिति बन जाती है जब बच्चे आपस में लड़ते हैं। और ये स्थिति तब शर्मनाक हो जाती है जब बच्चे किसी दूसरे के घर जाकर लड़ते हैं, है ना, और भी एम्बैरेसिंग बन जाती है। और माता पिता को कई बार बीच में पढ़ना भी पड़ता है, रोकना होता है बच्चों को। तो जब बच्चे लड़ते हुए बच्चों को जब माँ या पिता रोक रहे होते हैं, तो ऐसा भी देखने में आता है कि बच्चा गुस्से में है तो वो माता पिता को भी मारने पीटने लगता है। आपस में ना भी लड़ रहे हो तो कुछ घरों में हम देख सकते हैं कि बच्चों की आदत बन गई है कि वो माता पिता पर हाथ उठा देते हैं, पीटने लगते हैं, गुस्सा करते हैं। उन्हें जब भी किसी बात पर गुस्सा आता है तो मारने लगते हैं या चीज़ें उठाकर फेंकना शुरू कर देते हैं। होता है ना कुछ घरों में ऐसा। हमारे घर में ना हो पर कहीं ना कहीं तो हम देखते ही हैं, लगभग रोज की ही ये बात हो जाती है। घर का माहौल इससे शोर भरा और तनाव भरा हो जाता है और इसका अंत होता है बच्चे की पिटाई या अलग अलग कमरों में बंद कर देने से, दोनों को सजा देने से या बच्चे को सजा देने से। बस यही तो अनुशासन है कि दोनों को समझ में आ जाए कि उन्होंने जो किया वो गलत है। ऐसा तरीका ही तो अनुशासन कहलाता है ना। किस्मत वाले हैं वो माता पिता जिनके बच्चे शांत प्रकृति के हैं,
जिन्हें अपने साथ बाहर ले जाने में कोई संघर्ष नहीं उठाना पड़ता। तो वो माता पिता भी सौभाग्यशाली हैं जिनके बच्चे घर को सर पे उठाए रखते हैं। कैसे? जी वो ऐसे कि वो उन माता पिता की ग्रोथ कर रहे होते हैं, उन माता पिता की पर्सनैलिटी ग्रो कर रही होती है, वो नई नई टेक्निक सीख रहे होते हैं, वो नई नई स्किल सीखते हैं अपने बच्चों के साथ, अपने बच्चों के लिए। एक टेक्निक का नाम जो मैं आपको बताती हूँ वो है नॉटी स्टॉप, नॉटी स्पॉट या नॉटी चेयर, कुछ भी आप नाम रख सकते हैं। तो ऐसे में जब बच्चे आपस में लड़ते हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको एक टेक्निक इस्तेमाल करने का अवसर मिल गया है, आपको एक समस्या के समाधान करने का अवसर मिला है। इसमें करना क्या है? देखिए, जब हम बच्चों को डांट रहे होते हैं और वो गुस्से में होते हैं तो वो अपना आपा खो चुके होते हैं, उनकी सहन शक्ति जवाब दे चुकी होती है। इसलिए कहा जाता है कि क्रोध करने वाले की बुद्धि हर्ट ली जाती है। तो जैसी स्थिति बच्चे की है, तो जब हम बच्चों को डांट रहे हैं तो ऐसी ही स्थिति हमारी भी होती है, क्योंकि हम भी सहन शक्ति पार कर चुके होते हैं, आपा खो चुके होते हैं, हम अपने शब्दों पर से नियंत्रण खो चुके होते हैं। तो ऐसे में ध्यान ये तो रहता है कि हम बड़े हैं, वो छोटे हैं, हमें इस बात का एहसास तो रहता है कि हम सही हैं और वो गलत है, हमें रूल्स बनाने हैं और उन्हें उनको फॉलो करना है। पर उतनी देर के लिए हम ये भूले होते हैं कि हम लंबे भी हैं और वो बहुत छोटे हैं। हम जो कुछ बोल रहे हैं उसमें से उनके पास शब्द नहीं पहुंच रहे हैं, हमारी केवल भावना, जो कि गुस्से वाली है, केवल वो भावना पहुंच रही है। तो आप सबसे पहले जब भी बच्चे को किसी बात से करने के लिए रोकना है या डांटना है, अनुशासित करना है, तो दूर से ही चिल्लाकर नहीं बोलना है। इससे शोर तो बच्चे तक पहुंचता है और हो सकता है बच्चा वो करना रोक भी दे और इससे हमें लगे कि हमारे डांटने से बच्चा रुका है, लेकिन दरअसल हो ये सकता है कि बच्चे ने वो काम इसलिए रोक दिया क्योंकि वो शोर से घबरा गया। शोर से घबरा भी जाते होंगे, लेकिन आपको लगता ये होगा कि आपकी बात उन्हें समझ आ गई है, तो जी गलतफहमी भी हो सकती है, क्योंकि उन्होंने शब्दों को तो पकड़ा ही नहीं, उन्हें ग्रहण ही नहीं किया। इसीलिए वो दोबारा फिर से वही गलती करते हैं, फिर वही गलती करते हैं। और हम एक ही बात के लिए बार बार समझा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि ये तो सुधरता ही नहीं, हर बार वही गलती करता है। लेकिन समझने वाली बात यहाँ पर ये है, दरअसल हम उन्हें जो समझा रहे हैं वो समझा किस तरह से रहे हैं। इसलिए सबसे पहले करना ये है कि उनके पास जाना है, उनके लेवल तक बैठना है, आंखों से आंखें मिलाइए, गुस्से से नहीं, शांति से। फिर धीरे से, गंभीरता से अपनी आवाज में अधिकार लाते हुए ये बताएं कि उन्होंने क्या गलत किया है और ऐसा करना अलाउ नहीं है या ऐसा करना पसंद नहीं किया जाएगा। हो सकता है बच्चा आपकी पहली वार्निंग को गंभीरता से ना ले, आप कहेंगे इस चेतावनी को वो क्या मानेंगे, हमारे बच्चे तो बहुत शैतान है, इतनी सी बात को कहाँ मानेंगे। तो उसमें हमने अपनी वॉल्यूम, अपनी टोन, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, हमें उसे ठीक करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही है, पर हमें चलना तो स्टेप बाय स्टेप होगा। हम एकदम से उन्हें दंड देकर उनके व्यवहार को रोक तो सकते हैं, लेकिन अंदर के पनपते गुस्से पर पानी नहीं डाल पाएंगे। तो किसी कोने में, दीवार के पास, घर के ही अंदर, लिविंग रूम में ही, चाहे किसी भी स्थान पर जिसे हम नोटी स्पॉट का स्थान दे सकते हैं, वहां पर बच्चे को ले जाकर खड़ा कीजिए और उसके लेवल पर आकर बैठकर उसे बताइए कि 4 मिनट तक आपको यहाँ खड़ा रहना है।
अब ऐसे में दो बातें हो सकती हैं, या तो बच्चा खड़ा रहेगा या और अधिक एग्रेसिव हो जाएगा, इधर उधर भागेगा, सामान फेंकेगा, शैतानी करेगा। तो उन्हें फिर से पकड़कर नोटिस स्पॉट पर लाकर खड़ा करना है, या वहाँ चेयर डाल दीजिए, उस पर बिठा दीजिए, और ये कंसिस्टेंटली करते जाना है, लगातार करते जाना होगा। चाहे इसमें आपका कितना भी समय लग जाए, कितना भी एफर्ट लगे, ना अपना धैर्य खोना है, ना अपनी आवाज़ का वॉल्यूम बढ़ाना है, और ना ही ऊपर खड़े रहकर चिल्लाना है। हर बार उनको चेयर तक लाना है, बैठना है, अधिकार पूर्वक इस बात को बताना है, और ये बताना है कि जब तक वो यहाँ 4 मिनट के लिए या 3 मिनट के लिए, जो भी समय निर्धारित किया है, या 2 मिनट के लिए जब तक खड़े नहीं होंगे, तब तक आप यहाँ से नहीं जा सकते। आपको यहाँ खड़ा रहना है। और अगर एक बार बच्चा 4 मिनट के लिए खड़ा रह गया, तब फिर भूलिए मत समय देकर, क्योंकि आपने बच्चे को 4 मिनट का समय दिया है। तो अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपका 4 मिनट पर ध्यान हो। 4 मिनट के बाद ठीक 4वें मिनट पर आप बच्चे के पास पहुंचिए, उसे बताइए कि उसे यहाँ क्यों खड़ा किया गया था और उसे क्या करना है। उसे कहिए कि क्या स्वीकार्य है और क्या स्वीकार्य नहीं है। तो क्या वो इस बात के लिए सॉरी महसूस कर रहा है? बच्चे ने कहा कि हाँ सॉरी, तो उसको अपने गले से लगाइए, उसे ढेर सारा प्यार दीजिए, और उसे कुछ अच्छा बोलिए कि हम तुम पर गर्व करते हैं, तुमने इस बात को समझा। धीरे धीरे व्यवहार परिवर्तन होने लगेगा। इसमें माता पिता को कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने बोला ही, बच्चे को नोटिस स्पॉट पर खड़ा करना है, टोन अधिकारपूर्ण हो, बच्चे के स्तर पर नीचे बैठकर अपनी बात रखनी है, ना कि बच्चा नीचे खड़ा है और हम ऊपर से खड़े होकर बोलते जा रहे हैं। बैठकर आंख मिलाकर गुस्से से नहीं बल्कि शांति से और गंभीरता से अपनी बात बच्चे को बतानी है। डांटना चिल्लाना नहीं है, निश्चित समय पर बच्चे के पास जाना है, इसे भूलना नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, समय देकर हम भूल ना जाएं। इससे डिसिप्लिन में शिथिलता आ जाती है, और हमारी शिथिलता बच्चे को शिथिल बना देती है, उसे अनुशासित रखने में शिथिल बना देती है। उसे क्या स्वीकार करना है, अस्वीकार करना है, हम भरोसा खो चुके होते हैं। तो जब बच्चा समझ जाए तो उसके समझने पर, उसके मानने पर उसे गले से लगाना है, प्यार करना है, और ये चीज़ में चाहे जितना एफर्ट लगे, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपना धैर्य मत खोइएगा। ये बात क्या बड़े बच्चों पर भी लागू हो सकती है? जो टीनेजर्स हैं, ठीक है, छोटे बच्चों को तो पकड़ कर उठा कर लाकर हम एक जगह खड़ा कर सकते हैं, क्या टीनेजर्स के साथ हम ऐसा कर सकते हैं? जब बड़ा भाई छोटे भाई को अक्सर मारता हो, ऐसे में क्या करें? जब वो बड़ा बच्चा अपने छोटे भाई बहन को पीटता हो, मिसबिहेव करता हो, तब जब समझाने से बात ना बने, तो अब अनुशासन की चाबी लगानी होगी। कर सकते हैं बिल्कुल। एक आरामदायक कुर्सी कोई भी कमरे के विशेष स्वच्छ साफ कोने में रखी जाए। जब वो बड़ा बच्चा अपने छोटे भाई बहन को पीटता हो, मिसबिहेव करता हो, और समझाने से बात ना बने, तो अब अनुशासन की चाबी लगानी होगी। कर सकते हैं बिल्कुल। एक आरामदायक कुर्सी किसी भी कमरे के विशेष स्वच्छ साफ कोने में रखी जाए, और बच्चे को समझाएं कि जब भी उसे अपने भाई बहन पर गुस्सा आए तो वो वहां से हटकर इस कुर्सी पर आकर बैठे। जब भी भाई बहन पर गुस्सा ना निकाल कर उस कुर्सी पर आकर बच्चा बैठे, तो अब हमारा फर्ज है कि हम उसे जताएं, उसे बताएं कि हम उस पर प्राउड फील करते हैं। उसकी तारीफ कीजिए, उसकी परेशानी को सुनिए और समाधान कीजिए कि आखिर वो अपने छोटे भाई बहन को पीटता क्यों है, उन पर गुस्सा क्यों आता है। हमें सुनना होगा।
धीरे धीरे हम ये पाएंगे कि बच्चे के गुस्सा करने का तरीका बदल जाएगा। अब हम कहीं आसपास नहीं भी होंगे तो भी गुस्सा आने पर वो अपनी कुर्सी पर आकर बैठेगा, अपने भाई बहन को नहीं पीटेगा और स्वयं समाधान निकालने का प्रयास करेगा। माता पिता को विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा कि बच्चों के लिए ही नहीं, ये बात अन्य संबंधों पर भी लागू होती है कि अन्य अन्य व्यक्तियों के सामने ना झगड़े, ना डांटे, ना कमी निकालें, ना आलोचना करें। बच्चों के लिए तो है ही। क्यों? क्या होगा ऐसा करने से? देखिए, ये एक प्रकार के मिक्स मैसेजेस हैं। मिक्स मैसेजेस कंफ्यूजन पैदा करते हैं। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सही है और कौन गलत, माँ सही है या पिता सही है। फिर वो भी बात नहीं मानते, फिर वो आर्ग्यू करना सीख जाते हैं। तो जब भी आप आर्ग्यू आपस में करें तो एक बार सोचिए, हमारी पेरेंटिंग कैसी है? तो कभी मिक्स मैसेज ना दें, जो कहें वो करें। आई टू आई कांटेक्ट रखें, फेस टू फेस हो, टोन को लो रखें और चिल्लाएं तो बिल्कुल नहीं। एक कहावत है ना, तूफानों में पौधे विकसित नहीं होते, बारिश में होते हैं। तो ये तो हमने बात की नॉटी स्पॉट की। अक्सर एक दूसरी समस्या का माता पिता सामना करते हैं और वो है जब बच्चा भोजन नहीं करता। माँ बाप की बहुत ज्यादा ये शिकायत रहती है कि बच्चा भोजन नहीं करता। ऐसे में सबसे बड़ी मुश्किल माँ के सामने खड़ी होती है। वो क्या बनाए, वो क्या पकाए, वो क्या लाए, कैसे पोषित करे बच्चे को, न्यूट्रिशन कैसे पहुंचाए बच्चे तक, कैसे स्वाद विकसित करे। हो जाती है ना मुश्किल। माँ अच्छी तरह से समझ सकती है, पिता भी समझ सकते हैं। उलझन बड़ी है, तकलीफ बड़ी है, कोई समझे ना समझे। पूरे संसार की माएँ बखूबी इस तकलीफ से परिचित है ना, और समझती भी है। तो ऐसे में माता पिता क्या करें, क्या कर सकते हैं, क्या तरीका अपना सकते हैं? तो कई बार हम जिद कर बैठते हैं बच्चों के सामने, बच्चों से, और जिद करके वो चीज़ खिलाना चाहते हैं। उनके लिए बहुत अच्छी है, स्वास्थ्यकर है। कई बार वो चीज़ खिलाने के लिए मजबूर करते हैं, डांट कर, डपट कर, कभी भूखा रख कर। तो कुछ तरकीब इस्तेमाल करके हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं, और देखा गया है कि इस तरकीब से, इन टेक्निक्स को इस्तेमाल करने से समस्या कम हुई है। इसलिए मैं आपके सामने उसे रखती हूँ। आज तक हमारे पूर्वज, हमारे बुजुर्ग करते आए भी हैं, और फिर हम कहते भी हैं कि पहले खाने पीने की चॉइसेस नहीं थी, इतनी वैरायटी नहीं थी, बस दाल रोटी सब्जी हुआ करती थी, वही खाना होता था, इसलिए इतनी समस्या नहीं थी, तो चुपचाप खा लिया करते थे। आजकल वैरायटी इतनी हो गई है। तो ये आपकी समस्या को बढ़ाने वाली बात नहीं है, बल्कि कम करने वाली बात है। आपके पास चॉइसेस ज्यादा है ना? देखिए करना क्या है। जब बच्चा किसी सब्जी को नहीं खाता, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि सेम डिश रिपीट ना हो। इससे भी बच्चे बोर हो जाते हैं। दूसरी बात ये कि अगर वही डिश है तो उसे बनाने का तरीका अलग हो, बनाने का तरीका अलग हो, और उसका नाम भी कुछ अलग रख कर बच्चे को दिया जा सकता है। कुछ अलग नाम दीजिए डिशेस के। थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग ज्यादा करना पड़ेगा। कुछ उसको सामने प्रस्तुत करने का अलग हो सकता है, उसका स्टाइल चेंज कीजिए जो बच्चे को पसंद आए। कुछ कलरफुल कर दीजिए जो बच्चे को सुंदर लगे, अट्रैक्टिव लगे। कुछ बच्चे को कहानियां सुनाइए उस डिश के साथ जुड़ी हुई, जिससे बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी हो डिश को जानने की, या उस कहानी के सहारे। इसके साथ हम करते क्या है, टैबलेट दे देते हैं और टीवी दिखाते हैं, उसके सामने खिला देते हैं, बजाय उसके हम खुद कहानियां सुनाएं। इतना करने पर भी कई बार बच्चे नहीं खाते, डिश फेंक देते हैं। इतना करने पर भी अगर नहीं होता तो फिर बच्चे की रुचि के अनुसार, उसके स्वाद के अनुसार
बनाने का प्रयास करें। होता यह है कि हमने जो बनाया होता है हम अपने स्वाद अनुसार बनाते हैं, और जब बच्चा मना करता है तो हमें ये बात ग्रहण ही नहीं होती कि बच्चा कैसे नापसंद कर सकता है। जब बच्चा बनाते हुए डिश की बुराई करता है तो हम उस डिश को चखते हुए खाते हुए कहते हैं नहीं ये तो बहुत अच्छी बनी है, या कहते हैं क्या कमी है इसमें, अच्छी तो है, या कहते हैं बाहर का खा खा कर चटोरे हो गए हो, और कुछ नहीं है। बच्चे की पसंद को समझने की बजाय हम उस पर हमला कर देते हैं, उसी पर इल्जाम लगा देते हैं, दोष मढ़ देते हैं कि उसे अकल नहीं है डिश को पसंद करने की, जायका पसंद करने की, उसके अंदर काबिलियत नहीं है कि वो ये पहचान सके आखिर टेस्ट कैसा है, या उसके अंदर टेस्ट डेवलप नहीं हुआ। तो हम सारी कमियां बच्चे में दिखाने लग जाते हैं, और जैसे ही बच्चे के अंदर कमी महसूस कराई जाती है तो वो और रिएक्टिव हो जाता है। तो हम ये कर सकते हैं कि जब भी हम किसी ऐसी डिश को बना रहे हैं जो बच्चे को पसंद नहीं आती है, तो हम कुकिंग में उसकी हेल्प लें, छोटी छोटी हेल्प बच्चे से लें। ये उस डिश के साथ भी कर सकते हैं जो उसे पसंद नहीं आती है, या कुछ बच्चे हर खाने को ना नुकुर करते हैं, तब भी हम ये कर सकते हैं कि बच्चे की सहायता कुकिंग में ली जाए, किचन में उसकी हेल्प ली जाए, छोटी छोटी हेल्प्स लिया करें। और ये बहुत ज़रूरी है बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए भी, और बच्चों को अपने हाथ से बनी चीज़ों को चखने का क्रेज़ भी होता है, और मेहनत का अंदाज़ा भी हो जाता है। वो समझते हैं कि माँ जो कुछ बनाती है या जो कुछ भी टेबल पर आ जाता है वो झट से माँ भूख लगी है कहते यूं नहीं आ जाता, माँ को समय लगता है, परिश्रम लगा होता है। इससे एक पंथ दो काज होंगे, एक तो बच्चा कुकिंग में हेल्प करेगा तो अपने योगदान से बनी वस्तु को जरूर खाना चाहेगा, दूसरा उसे माँ का मूल्य समझ में आएगा, परिश्रम का मूल्य समझ में आएगा, माता पिता की कद्र करेगा कि वो हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, हमारा किस किस तरह से ध्यान रखते हैं, साथ ही वो भी आगे के लिए हमेशा के लिए सेल्फ डिपेंडेंट होगा। और ये संस्कार आप अगली पीढ़ी तक सरलता से पहुंचा पाए। तो गुड ईटर टेक्निक को अपनाएं। पहला, बच्चे की थाली में भोजन उतना ही परसें जितना वो खा सकते हैं, और उसके लिए एक लक्ष्य सेट कर दिया जाए। फिर ये भी कर सकते हैं कि उसका भोजन अपनी ही थाली में परस सकते हैं, बच्चे को दिखाकर एक पोर्शन बच्चे के लिए अलग कर दीजिए। बच्चे को दिखाइए कि उसे इतना तो खाना ही है या इतना तो खाना ही चाहिए। एक ही थाली में परोसें और दो हिस्सों में बांट लें। इससे बच्चे को एहसास होगा कि वो माँ के या पिता के साथ खा रहा हो। तो चलो साथ साथ खाते हैं। हम ऐसा करके बच्चे को प्रोत्साहित भी कर सकते हैं, खाने के लिए इंकरेज कर सकते हैं, करना भी चाहिए। जैसे पहले इसे टेस्ट करके देखो, ओह ये कितना अच्छा है, या इस चीज को इसके साथ मिलाकर खाओगे ना तो बहुत टेस्टी लगेगा, ऐसा करके देखो। फिर साथ ही खुद ही उस चीज को भी खाएं और एग्जाम्पल बनकर उसको दिखाएं। अपने चेहरे पर बहुत प्यारे से इंप्रेशंस लाएं, जैसे खाकर बहुत प्रसन्नता हो रही है, बहुत तृप्ति मिल रही है। केवल शब्दों से बयान ना करें, बस ये ना दिखाएं कि बच्चे के अंदर कोई कमी है, लेकिन आपको पसंद आ रहा है। हो सकता है बच्चे को पसंद ना आ रहा हो, बच्चे के टेस्ट का ना हो, और आप उसे सही सही सूचना दें कि हो सकता है तुम्हारे टेस्ट का नहीं है, तो अगली बार तुम्हारी टेस्ट का ध्यान रखकर और ध्यान रखकर बनाएंगे। तुम्हें क्या क्या चीज़ें इसमें नहीं चाहिए या क्या डालना है बताना, और फिर कुकिंग में हेल्प भी हम लेंगे, और वैसे ही बनाकर कोशिश भी करेंगे। देखो मैं ये डाल रही हूँ, देखो मैं इसमें ये डाला, देखो अब इस बताओ कितना डालना है। तो उसका पार्ट बनाइए, उसको बच्चे को दिखाकर उसको स्लैब पर बिठाइए और उसको बता बता कर पूछ पूछ के, देखो अब इसमें मैंने अजवाइन डाली, देखो इसमें मैंने इसको बेला, इसमें पराठे को बनाना है तो घी लगाया, देखो इसको पलटा और ये बन गया प्यारा सा बेटे की तरह का पराठा। बच्चे को उसकी प्रोसेस में मजा आएगा। खुद भी खाइए, एग्जाम्पल बनिए, और जब बच्चा खाए तब उसकी प्रशंसा कीजिए, उस पर गर्व कीजिए, उसके हर एक बाइट पर गर्व कीजिए। वाह, क्लैपिंग कीजिए, प्रशंसा कीजिए, तारीफ कीजिए कि वो कितना महान काम कर रहा है। हाँ, उसके लिए बहुत महान काम है,
उसकी एक एक बाइट को एंजॉय कीजिए। धीरे धीरे बच्चे को भोजन में रुचि आने लगेगी, या फिर वो आपकी प्रशंसा के लिए ही उस भोजन को भी करेगा जो वो नहीं करता था या नहीं करना चाहता था। दरअसल कुछ माता पिता की परेशानी ये है कि बच्चे रोज नई डिश चाहते हैं, तो कुछ माता पिता की परेशानी बिल्कुल इसके विपरीत है कि उनके बच्चे एक ही वस्तु को रोज खाना चाहते हैं। ऐसे में आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल पाते बच्चे को, और वहां पर इस तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है। बस ध्यान ये रहे कि जब हम इस तकनीक का प्रयोग करते हैं तो कोई जल्दबाजी ना हो, आवाज में तीखापन ना हो, चुभते हुए शब्द ना हो, बल्कि प्रोत्साहन वाले शब्द हो, उनके लिए लाभदायक है, स्वास्थ्यकर है, ये ना बताते हुए उनकी रुचि के अनुसार, स्वाद के अनुसार, कलरफुल है, इस पर बल दीजिए। इस तरह से माता पिता के बनाए हुए अनुशासन अंततः बच्चे द्वारा खुद पर लागू कर लिए जाते हैं। माता पिता की सहायता से बच्चे वैल्यूज को पहचान पाते हैं और फिर उन्हें मूर्त रूप देने लग जाते हैं। और सेल्फ रेगुलेशन के लिए अंदर ही अंदर तैयार होते जाते हैं। तो मोटे मोटे शब्दों में हम समझ सकते हैं कि अनुशासन के 3 तरीके हैं। प्रोत्साहन देकर अनुशासन किया जाए, कुछ केसेस में एक्सेप्शनली अलाउ करके अनुशासित किया जाए, और तीसरा भूल जाओ, किसी भी कीमत पर नहीं, अनएक्सेप्टेबल, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, स्ट्रिक्ट लिमिटेशंस बनानी पड़ेंगी और ऐसा करके ही अनुशासित किया जाएगा। तो अनुशासन के इन तीनों जोन्स को इस तरह से समझते हैं। बच्चों का कौन सा व्यवहार स्वीकार्य है और कौन सा व्यवहार अस्वीकार्य है, किसे छूट मिलेगी और किसे छूट बिल्कुल नहीं मिलेगी, इसकी एकदम क्लियर डेफिनेशन पता होनी चाहिए। जब उन्हें परमिसिबल एक्शन की सीमाएं पता होंगी, वो सुरक्षित महसूस करेंगे। तो 3 अलग अलग क्षेत्रों में बच्चे के व्यवहार के बारे में हम जाने। ठीक है। तो पहला जोन यानी कि पहला क्षेत्र वो जो बच्चा करना चाहता है या कर देता है और उसे वो करने देने में हमारी हाँ शामिल होती है। ऐसे कुछ क्षेत्र होते हैं जिन्हें करने में हमारी हाँ शामिल होती है, सहमति होती है हमारे। दूसरे कुछ क्षेत्र वो होते हैं जिसमें हमारी मर्जी शामिल नहीं होती, लेकिन कुछ विशेष कारणों से सहन कर लिए जाते हैं। इसमें कुछ ऐसे कारण शामिल हो सकते हैं जैसे कोई नई नई ड्राइविंग सीख रहा है, लर्नर है, उसकी गाड़ी पर पीछे LB लिखा हुआ है और वो सड़क पर गाड़ी चला रहा है। नई गाड़ी सीखने वाला व्यक्ति वो दाईं तरफ इंडिकेटर दे और बाईं तरफ मुड़ जाए, तो आप क्या करते? गुस्सा करते? चिल्लाते? नहीं ना। इस तरह की गलती को हम जब पीछे L लिखा हुआ देखते हैं तो सहन कर लेते हैं, ये सोच कर कि अभी इसे आता नहीं है, ये सीख रहा है, भविष्य में सुधार कर लेगा। ऐसे ही दूसरी परिस्थितियों में भी हम अनेक बार सहन कर लेते हैं, जब किसी का सेपरेशन हुआ हो या डिवोर्स हुआ हो, या किसी का साथी छोड़कर चला गया हो, या किसी की नौकरी छूट गई हो, बीमारी हो, एक्सीडेंट हो। ऐसे में जब उनके गलत व्यवहार होते हैं तब हम उनके व्यवहार को पसंद नहीं करते हुए भी उनके बुरे व्यवहार को सहन कर लेते हैं। क्यों? केवल इसलिए क्योंकि कुछ विशेष परिस्थितियां वहां मौजूद रहती हैं। तीसरे क्षेत्र वो हैं जहां पर ऐसे व्यवहार किए जाते हैं जहां हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं और तुरंत रोक देते हैं, जिसमें परिवार के स्वास्थ्य को खतरा हो, या फाइनेंशियल या फिजिकल खतरा हो, कुछ भी हो सकता है। ऐसे व्यवहार शामिल हो सकते हैं जिनमें नैतिक रूप से या कानूनी रूप से या सामाजिक रूप से उन्हें स्वीकार करना कठिन होता है। तो उन व्यवहारों को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, उन्हें एकदम से रोक देते हैं, उनमें सीमाएं तय कर दी जाती हैं। सीमाएं बांधना अपने आप में एक मौन संदेश देती हैं, कहती हैं कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है अपने आवेगों से, क्योंकि हम तुम्हें बहुत दूर जाने नहीं देंगे, तुम सुरक्षित हो। बिल्कुल बर्दाश्त न कर पाने वाले व्यवहार पर प्रतिबंध लगाना उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना
पहले प्रकार के व्यवहार में पूरी तरह से हाँ सहमति देना। तो हम इसे यूं समझें कि ये जो सीमाएं होती हैं इसी में तो सारा कष्ट होता है। सीमाएं लगाने वाले को इसमें कष्ट होता है, और जिस पर सीमाएं लग रही होती हैं उसको तो बहुत कष्ट उठाना पड़ रहा होता है। और यही तो सारा झगड़ा शुरू हो जाता है जब सीमाएं लगाई जाती हैं, जब सीमाओं का पालन करवाया जाता है। सारा झगड़ा तो यहीं पर है। टीनेजर्स चाहते नहीं सीमाएं लगाई जाए, और माता पिता कहते हैं बिना सीमाओं के बच्चे हाथ से निकल जाते हैं, क्या करें। तो लिमिटेशन को सेट करने का तरीका ढूंढते हैं, और ढूंढा गया है और कारगर भी हुआ है। तो उसका तरीका ये है कि सीमाएं बहुत सीधी सपाट होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, उनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। किस तरह का आचरण स्वीकार्य है और किस तरह का आचरण स्वीकार्य नहीं है, और किस तरह का आचरण भविष्य में स्वीकार होगा। और अगर ये आचरण अनएक्सेप्टेबल है, अस्वीकार्य है, तो इसका क्या सब्स्टिट्यूट है ये भी हमें बच्चे को बताना होगा। केवल इतने से बात ही बनेगी कि नहीं ये मत करो, साथ ही हमें ये बताना होगा तो फिर क्या करो। क्योंकि अगर बच्चे ने ये सीखा कि ये नहीं करना है तो उसे ये भी पता होना चाहिए कि मुझे ऐसे में करना क्या है। ये हमारे अन्य संबंधों पर भी लगता है। जब हम किसी व्यवहार को रोकना चाहते हैं तो हमें साथ ही उसका सब्स्टिट्यूट भी बताना चाहिए कि इसे किसी और व्यवहार के लिए प्रेरित करना है कि कैसे किया जाए, ताकि जब वो व्यवहार करने की इच्छा हो तो उसके मस्तिष्क में क्लैरिटी हो कि मुझे ये नहीं ये करना है, ऐसे करना है, इसे करने की अनुमति मिली हुई है, और वो उस कार्य को कर सकता है। तो जब भी वो लिमिटेशन को चेंज करेगा तो आप उस पर गर्व महसूस करेंगे, और धीरे धीरे वो सीख जाएगा कि इस व्यवहार को कैसे किया जाता है, इस बात को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। और यही तो हम माता पिता को सिखाना होता है। जब बच्चा तकिया फेंक रहा होता है या बर्तन फेंक रहा होता है तो हम उसको कह सकते हैं कि नहीं बच्चा, ये तकिया फेंकने के लिए नहीं होता, ये सर के नीचे लगाया जाता है और इस पर सोया जाता है। या जब बर्तन फेंकता है तो हम कह सकते हैं बेटा बर्तन फेंकने के लिए नहीं होते, गेंद फेंकने के लिए होती है, और वो भी घर से बाहर। तो जब भी तुम्हें कुछ फेंकना हो तो गेंद को फेंको, ठीक है। यदि सीमाओं की भी सीमा तय की जाए, यदि कोई अपनी बहन पर पानी फेंक रहा है, खेल रहे हैं, खुश हैं, लेकिन हमें उन्हें सीमा बतानी है, और ऐसी स्थिति में हम उन्हें ये बताते हैं कि आप अपनी बहन पर पानी फेंक सकते हो, पर बेटा थोड़ा, इतना मत डालना कि वो गीली हो जाए। इस तरह के स्टेटमेंट्स बहुत वेग होते हैं। ये स्टेटमेंट बहुत क्लियर, स्पष्ट और फर्म होना चाहिए, वेग नहीं। वेग से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि थोड़ा थोड़ा का क्या मतलब होता है, जितने में वो गीली ना हो जाए। अब गीली होने के क्या पैरामीटर्स हैं, कितना गीला होना, तो बच्चे इस बात को समझ नहीं पाएंगे और वहां आपकी लिमिटेशंस क्रॉस हो जाती हैं, और हमें ऐसा लगता है जैसे कि हमारे बनाए नियम टूट गए, हमारा बनाया हुआ अनुशासन बच्चे ने तोड़ दिया। देखो मैंने इसे कहा था लेकिन ये फिर भी नहीं माना। लेकिन वहां हम ये नहीं समझे, ये भूल गए कि जो मैंने कहा था वो क्लियर था या वेग था। उदाहरण के तौर पर उस समय देख सकते हैं जब बच्चा बाजार में खिलौने लेने की जिद कर रहा है, तो वो ये कहता है कि मैं इसमें से कौन सा खिलौना लेकर चलूं। तो माँ का जवाब आता है, एक जाना पहचाना सा जवाब सुनाई दे रहा है, दे रहा है। माँ कहती है सबसे पहले, नहीं, घर पे कितने सारे खिलौने पड़े हैं और तुम उसे संभाल कर भी नहीं रखते हो। या माँ ये कह सकती है कि तुम्हारे पास बहुत सारे खिलौने हैं बेटा, इतने खिलौनों की कहाँ जरूरत है, कहाँ पड़े रहते हैं तुम्हें पता भी नहीं होगा, और जब भी बाजार आते एक नया खिलौना तुम्हें चाहिए होता है। और 2 मिनट बाद ही आप देखोगे कि वो माँ
बच्चे को लेकर आइसक्रीम रिश्वत के तौर पर खिला रही होती है ताकि बच्चे का मूड अच्छा हो जाए, बच्चा खुश हो जाए। उसका चेहरा बिगड़ा होता है, बच्चे का चेहरा बुरा सा बना होता है, मूड खराब हो चुका होता है। और इसका स्रोत कहाँ था, हम सबको पता है। तो जब बच्चे को लिमिट्स बनाते हैं, तो जब हम कहें नहीं, तो उसमें अधिकार की झलक तो हो, पर इंसल्ट के रूप में ना हो। तो फिर ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? तो क्या जब खिलौने जब जितने चाहे उन्हें दिलाते जाएं, उन्हें ना रोकें? ऐसे तो बच्चा कभी सीमा को नहीं समझेगा, रुकेगा ही नहीं और जिद्दी हो जाएगा। यही तो सुना है ना हमने। तो जब भी बच्चा कुछ मांगे तो उसे तुरंत कुछ मत दिला दो, या पहले मना करो, या बच्चे की जिद पूरी मत करो। हर बार बच्चे की जिद पूरी मत करो, बिगड़ जाएगा। ऐसे ही तो सुनते हैं ना जी। बिल्कुल सही है, जिद पूरी नहीं करनी है और ना भी नहीं कहना है। और ये संभव कैसे होगा कि हम उसे चीज, खिलौना बिना मना किए, बिना ना गए उसे ना दिलाएं? हो सकता है ऐसा? ना दिलाने के लिए ना तो कहना ही होगा ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। दरअसल नो ये शब्द अपने आप में हर्ट करने वाला शब्द है। अगर हमें बच्चे को कोई वस्तु नहीं दिलानी है तो हमें उसकी कल्पना में ग्रांट करें। माँ कह सकती है, ओ मेरी प्यारी बच्ची, कितना अच्छा होता ना, तुम्हारी इच्छा थी और इसे खरीद पाते हम। ओ मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारी इच्छा है कि तुम खिलौने को घर ले जा सको। तो बच्चा कहेगा, क्या ये वाला या ये दोनों, क्या मैं ये ले लूं? तो माँ ये कह सकती है, अच्छा आपको क्या लगता है, क्या सोचते हो स्वीट हार्ट? बच्चा कहेगा, मुझे लगता है नहीं। पर क्यों नहीं, मुझे सच में खिलौना चाहिए था। तो माँ कह सकती है, लेकिन तुम गुब्बारा भी ले सकते हो और आइसक्रीम भी ले सकते हो। अभी हम पीछे खिलौना लेकर ही गए थे और घर पर भी काफी खिलौने हैं। अच्छा निर्णय कर लो, खिलौने तो घर पर भी है, तुम्हें क्या चाहिए, गुब्बारा, आइसक्रीम? अब ये निर्णय तुम्हारे हाथ में। हो सकता है बच्चा अपनी कोई चॉइस बता दे और हो सकता है बच्चा रोने लग जाए, कुछ भी हो सकता है। दोनों ही केस हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में माँ को अपने वचन पर अब अड़िग रहना होगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि हम कैसे अपने निर्णय पर लाने में बच्चे की मदद करनी है और कहाँ बच्चे की जिद को पूरा ना करने के लिए कहा गया है, ये समझना होगा। ये नहीं कि बच्चे ने चीज मांगी और हमें दिलानी नहीं है तो हमें सीधे मना करना है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक कहते हैं जिद को पूरा नहीं करना है तो हमने पेपर में पढ़ा हुआ है या मैगजीन में पढ़ा हुआ है तो हम स्टिक हो गए अपनी मना पर। तो ये जानना जरूरी है कि हमें मना कैसे करना है और कहाँ तक आकर अपने निर्णय पर स्टिक होना है, कैसे। ये जानना जरूरी है कि हमें सीधे सीधे मना नहीं करना है। नो हर्ट करता है बहुत जोर देने पर। अगर बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता तो माता पिता क्या करते हैं, जबरदस्ती स्कूल छोड़कर आते हैं रोते रोते। या कुछ माता पिता सहन नहीं करेंगे तो डांट लगा देंगे। कुछ माता पिता समझा देंगे कि बेटा सबको स्कूल जाना पड़ता है तो आपको भी जाना होगा, यही नियम है। एक बहुत ही केयरिंग रिस्पॉन्स ये है कि बच्चे की इच्छा को फैंटेसी बना दो। जैसे बच्चे को ये कहकर संतोष दिया जाए कि अच्छा विश करो कि आज तुम स्कूल नहीं गए, बल्कि आज मंडे नहीं है, सैटरडे है और तुम स्कूल नहीं जा रहे हो, तुम प्लेग्राउंड जा रहे हो और अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए जा रहे हो। और जब तुम लौट कर आओगे मैं तुम्हारी मनपसंद डिश बना कर रखूंगी, ठीक है? तो एक फैंटेसी, एक कल्पना, हम कुछ भी बना सकते हैं, सबकी अपनी अपनी क्रिएटिविटी है। और तब इस तरह से मना किया जाए तो बच्चे को वो कार्य करना हर्टफुल तो होगा, पर इतना हर्टफुल नहीं होगा जितना सीधा सीधा ना करने से हो जाता है। सीधा सीधा मना करना अधिक दुख क्यों दे देता है, जबकि उस चीज को कल्पना में ग्रांट करते हैं तो कम दुखद होता है? क्या होता है इसमें, इसको समझें। इसे कुछ यूं समझते हैं कि माता पिता की एक लंबी प्रतिक्रिया, लंबी खुली बातचीत ये एहसास कराती है कि वो मुझे समझ रहे हैं, वो जान रहे हैं कि मैं क्या चाहता हूं। तो जब हम समझे जाते हैं
तो हमें प्यार किया जाना महसूस होता है, हमें लगता है कि हमसे प्यार किया गया है। When we are understood, we feel loved. इसे यूं समझिए, पति पत्नी मार्केट में चल रहे हैं और पत्नी की दृष्टि एक एलिगेंट बुटीक की विंडो पर बेहद ही खूबसूरत ड्रेस पर अटक जाती है। पत्नी वहां खड़े होकर उस खूबसूरत ड्रेस को देख रही है। पति थोड़ा आगे निकल गया, वो देखता है कि पत्नी पीछे रह गई है, वो वापस लौट कर आता है और क्या कहता है? वो ये कहता है, क्या हुआ, क्या देख रही हो? पता है ना तुम्हें हम कितनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, इतनी महंगी ड्रेस अफोर्ड करना तो कभी भी संभव नहीं होगा। चलो चलो अब यहाँ से टाइम वेस्ट मत करो। पति की इन बातों से सीधा सीधा ना सुन के क्या पत्नी के मन में पति के प्रति प्रेम के भाव ये सब सुनकर उठेंगे? उठेंगे भाव, प्रेम के भाव नहीं आएंगे ना। ये बातें सुनकर क्या होगा? गुस्सा, उदासी, निराशा, डिप्रेशन, मन उदास हो जाएगा ना। लेकिन वहीं सेम सिचुएशन है, मार्केट में चल रहे हैं, पति की दृष्टि एक एलिगेंट बुटीक की विंडो पर एक बेहद ही खूबसूरत ड्रेस पर अटक गई। पत्नी खड़े होकर देख रही है, पति आगे जाकर देखता है कि पत्नी पीछे रह गई और वापस आता है, आकर खड़ा हो जाता है, खुद भी ड्रेस को देखता है थोड़ी देर और कहता है, ओह डार्लिंग, ओह प्रिय, काश इतनी सुंदर ड्रेस हम अफोर्ड कर पाते। और साथ में ड्रेस को देख रहा है, कुछ ही क्षण की बात है, और कहता है कि काश इसके साथ मैचिंग ज्वेलरी के साथ हाई हील में तुम्हें देखता, और तुम कितनी सुंदर लगती इसमें, मुझे गर्व होता मैं तुम्हारा एस्कॉर्ट बनकर पार्टी में जाता। या कुछ भी ऐसे शब्द जो उस भावना को मना भी कर रहे हैं। दोनों की प्रतिक्रिया से ड्रेस तो नहीं मिली, ना पहली प्रतिक्रिया से ना दूसरी प्रतिक्रिया से, लेकिन यहाँ आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि दूसरी प्रतिक्रिया ड्रेस ना पाने के दुख को कम ही रखती है। पत्नी खुशी खुशी उसके साथ चली जाएगी और गुस्से नफरत का कारण भी ये प्रतिक्रिया नहीं बनती है, बल्कि अब पत्नी के मन में अपने पति के प्रति कैसी भावना उठ रही है? कैसी भावनाएं उठेंगी? कैसी? प्रेम की भावनाएं जगेंगी ना। और अगर प्रेम की भावना पहले से है तो ये प्रतिक्रिया उस भावना को और मजबूत बना देगी, प्रेम और बढ़ जाएगा। क्यों? जी वो इसलिए क्योंकि पत्नी को ये महसूस होगा कि उसे समझा गया है, उसकी इच्छा को किसी ने समझा है। और यही तो हमने मनोविज्ञान का सिद्धांत समझा था कि जब हमें कोई समझता है, हमें ये लगता है कि हमें समझा गया है, तो प्यार महसूस होता है कि मुझे प्यार किया गया है। इस सिद्धांत को समझने के बाद एक मैगजीन के एडिटर ने लिखा था कि अब जब भी कभी मैं किसी आर्टिकल को रिजेक्ट करता हूँ और राइटर का रिजेक्ट करने के बाद जब मैं उसे लेटर लिखता हूँ, तो अब मैं ये लिखता हूँ कि काश मैं आपके आर्टिकल को छाप सकता, लेकिन इन खामियों के चलते मैं नहीं कर पा रहा हूँ, क्षमा कीजिएगा। या मैं ये लिखता हूँ कि मुझे अच्छा लगेगा, आपका आर्टिकल छापने में मुझे खुशी होगी अगर इन अशुद्धियों को सही करके या इन शुद्धियों के साथ आपका आर्टिकल मुझे प्राप्त हो। तो ऐसा करके धीरे धीरे हमारा अभ्यास बन जाएगा और बच्चे सेल्फ डिसिप्लिन होते जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा कि ये कमाल हम कब और कैसे कर बैठे। तो ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आप रहिए खुश,
और रखिए बच्चों को खुश। ओम नमस्ते जी। शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि